नारायण अपनी पत्नी मनोरमा के साथ रोज की तरह आज भी प्रातःकाल सैर पर निकले थे। बारिश के दिन थे, बहुत ही खूबसूरत मौसम, ठंडी पवन शरीर और मन को लुभा रही थी। प्रातः के लगभग 6 बजे का समय था। पति पत्नी काफ़ी लंबी दूरी तय करते थे। उन्हें सुबह की ठंडी हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण में सैर करना बहुत पसंद था, किंतु उस दिन कुछ अनहोनी होने वाली थी। शायद इसीलिए मनोरमा व नारायण के घर से काफ़ी दूर निकलने पर मौसम का मिजाज एकदम बदल गया। मंद पवन के झोंके आंधी में तब्दील हो गए। अनायासी भारी वर्षा का आगमन हो गया। बिजली भी चमक रही थी। तभी मनोरमा ने नारायण से कहा, सुनो जी, मौसम तो काफ़ी खराब हो रहा है, चलो जल्दी से घर की तरफ लौट चलते हैं। नारायण ने भी स्वीकृति में हाँ कहा और दोनों ने घर की तरफ मुड़ने का रुख किया। नारायण का घर वहां से काफ़ी दूर था, अतः वो सोच रहे थे कि यदि कोई रिक्शा या टैक्सी मिल जाए तो उचित होगा, किंतु सुनसान सड़क पर उन दोनों के अतिरिक्त कोई भी नहीं था। चलते चलते मनोरमा की साड़ी का पल्लू एक झाड़ी में अटक गया। वो अपनी साड़ी का पल्लू निकालने के लिए जैसे ही नीचे झुकी, उसे किसी के रोने की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, किंतु मौसम की वजह से वो आवाज़ स्पष्ट नहीं थी। मनोरमा ने नारायण से कहा, अजी सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है इन झाड़ियों के बीच में कोई है। किंतु नारायण को वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तब मनोरमा ने उन्हें नीचे झुककर साड़ी निकालने के लिए कहा। जैसे ही नारायण नीचे झुके, उन्हें भी वो आवाज़ सुनाई दी। तब पति पत्नी दोनों ने तत्परता से झाड़ियों को हटाया, जिसमें उन्हें थोड़े कांटे भी चुभे। झाड़ियों को हटाते ही उन दोनों को वहां पर एक नवजात शिशु पड़ा हुआ दिखा, जो बहुत ही रो रहा था। उन्होंने जल्दी से उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया और मनोरमा ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसे लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। एक दूसरे की तरफ देखकर वो दोनों कुछ भी कह नहीं सके, क्योंकि उस समय उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जल्दी से वो सीधे घर की तरफ भागे। कुछ ही दूर जाकर उन्हें एक रिक्शा दिखाई दिया। उन्होंने उससे सीधे अस्पताल की तरफ चलने के लिए कहा। रिक्शे वाले ने भी परिस्थिति को देखकर बिना कुछ बोले उन्हें बिठा लिया। वो तुरंत ही अस्पताल पहुंच गए। नारायण और मनोरमा तेजी से दौड़कर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए अंदर पहुंचे। उन्हें इतना घबराया हुआ देखकर तुरंत ही डॉक्टर वहां आ गए। नारायण को इस तरह देखकर वो हैरान रह गए। नारायण बहुत ही अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे तथा उनका शहर में बड़ा नाम था। डॉक्टर ने उन्हें देखते ही पूछा, नारायण जी क्या हुआ? तब तक मनोरमा ने अपने आंचल से बच्चे को बाहर निकाला। उस बच्चे की हालत देखकर बिना कुछ पूछे ही डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर तक डॉक्टर बाहर नहीं आए। नारायण और मनोरमा बेचैनी में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। अभी तक तो उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि बच्चा लड़का है या लड़की। भले ही उस नवजात शिशु के साथ मनोरमा और नारायण जी का कोई संबंध नहीं था, परंतु झाड़ियों में पड़े हुए उस शिशु को बचाने के लिए भगवान ने उन्हें चुना था। वो दोनों बाहर खड़े बेसब्री से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि बच्ची का बचना मुश्किल है। मनोरमा रोते रोते डॉक्टर से उसे बचाने की मिन्नतें करने लगी। डॉक्टर ने उन्हें दिलासा दी और कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, किंतु कम से कम 24 घंटे बच्ची को डॉक्टरों की निगरानी में रखना होगा। यदि इतना समय निकल गया तो बच्ची बच जाएगी। इसके बाद डॉक्टर ने नारायण से पूरी घटना के विषय में जानकारी ली। अस्पताल में सभी लोग इस दर्दनाक घटना की घोर निंदा कर दुख व्यक्त करने लगे और इसे अंजाम देने वालों को धिक्कारने लगे। डॉक्टर उस बच्ची का पूरा ख्याल रख रहे थे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर ने नारायण और मनोरमा को खुशी के साथ बताया कि आपकी बच्ची को भगवान ने नई जिंदगी दे दी। ये सुनकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 3-4 दिन अस्पताल में रहने के उपरांत वो बच्ची को अपने घर ले गए। उन्होंने बच्ची का नाम कोमल रखा और उसका लालन पालन राजकुमारी की तरह होने लगा। नारायण यूं भी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। वो मनोरमा से हमेशा कहते रहते थे कि कोमल यदि किन्हीं
गलत हाथों में पड़ जाती तो कैसी होती उसकी जिंदगी। नारायण हमेशा लड़कियों के लिए चिंता करते थे, जो इस तरह से किसी भी गलती की सजा भुगतती थी। कोमल धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो घर में सबकी लाडली थी। उसके सभी नाज नखरे घर पूरा उठाता था। उसकी हर जिद पूरी करी जाती थी। मनोरमा उसे भगवान का दिया वरदान समझती थी और इस तरह से उसका मिलना भगवान का आदेश समझती थी। नारायण का घर एक बड़ी हवेली के समान था। नौकर चाकर गाड़ियां सभी कुछ था, किंतु उनका घर ऐसी जगह पर था जहां से बाहर कहीं भी जाने के लिए केवल एक ही गली वाला रास्ता था। उन्हें वहां से होकर ही गुजरना पड़ता था। उस गली में एक बहुत पुरानी खंडहर जैसी काफी बड़ी इमारत थी, जिसमें 15-20 लड़कियां रहती थी। हर शाम कोई लाली लगाकर, कोई चमकीले कपड़े पहनकर सजी धजी बाहर खड़ी नजर आती थी। नारायण जी हमेशा वहां से निकलते वक्त निगाहें नीची कर लिया करते थे। वो हमेशा उन लड़कियों के लिए कुछ करने का सोचते थे, किंतु कभी हकीकत में कर नहीं पाए। कोमल अब 12 वर्ष की हो चुकी थी। वो अक्सर अपनी हवेली के बगीचे में खेलती रहती थी। एक दिन खेलते खेलते वो गली से होते हुए उस इमारत तक पहुंच गई। वहां खड़ी एक लड़की ने उसे बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाया। कोमल उसके पास चली गई। तब उस समय लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। और आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम रिया है। रिया ने काफी देर तक कोमल से बात की और उसे बात करना रिया को बहुत अच्छा लगा। तब उसने कोमल से कहा, तुम हर रोज मुझसे मिलने आया करो। कोमल को भी उसके साथ अच्छा लगा, अतः उसने तुरंत हाँ कह दिया। खेलते खेलते कोमल कभी कभी रिया से बात करने आ जाती थी। तभी एक दिन उस इमारत में चल रहे देह के व्यापार को चलाने वाला यशवर्धन सिंह वहां आया और उसने कोमल को देख लिया। उसके आते ही रिया ने कोमल से कहा, कोमल तुम जल्दी से यहाँ से अपने घर भाग जाओ। रिया के मुंह से ये सुनकर कि तुम जल्दी से अपने घर भाग जाओ, कोमल हैरान रह गई। उसने पूछा, क्यों दीदी? कोई सवाल मत करो कोमल, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। कोमल घर की तरफ जाए तब तक यशवर्धन सिंह वहां आ गया। कोमल को देखकर बुदबुदाया, अरे कितनी प्यारी बच्ची है, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसका हाथ पकड़ते हुए वो बोला। कोमल चिढ़कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तब यशवर्धन सिंह ने उससे कहा, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, बता दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी अचानक नारायण जी की गाड़ी वहां से गुजरी और कोमल पर उनकी नजर पड़ गई। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप गया। वो तुरंत गाड़ी से उतरे और कोमल को लेने पहुंचे। कोमल बेटा यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है? ऐसा कहते हुए उन्होंने यशवर्धन सिंह से अपनी बेटी को छुड़ा लिया। अरे नारायण जी, ये आपकी बेटी है? यशवर्धन सिंह ने पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम कौन हो? नारायण ने प्रश्न किया। नारायण जी, आपको तो सारा गांव जानता है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते शायद। मैं यशवर्धन सिंह हूँ, इस इमारत का मालिक। अच्छा, तो आपको पता है यहाँ क्या चलता है? नारायण ने पूछा। जी बिल्कुल पता है, और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मजबूर लड़कियाँ मुझे मिल जाती हैं, मैं उन्हें ही इस इमारत में सहारा देता हूँ। इसमें आपको क्या तकलीफ है? यशवर्धन सिंह ने उत्तर दिया। तब नारायण ने कुछ ना कहते हुए कोमल को वहां से ले जाना ही ठीक समझा। घर जाकर उन्होंने कोमल को बहुत समझाया कि वो फिर कभी वहां ना जाए। तब कोमल बार बार पूछने लगी, वहां क्यों नहीं जाऊं पापा? नारायण ने उसे कुछ भी बताना उचित नहीं समझा और उसे बातों में बहला दिया। उन्होंने घर के सभी नौकरों को हिदायत दी कि वो कोमल पर ध्यान दे और उसे उस गली में कभी ना जाने दे। मनोरमा और नारायण आज बहुत डर गए, क्योंकि अब कोमल बड़ी हो रही थी। यूं तो हमेशा से ही नारायण जी इमारत में रह रही लड़कियों के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब उनकी इच्छा निर्णय में बदल गई। एक दिन नारायण ने यशवर्धन सिंह से मिलने का निर्णय किया और उसे पास के ही एक होटल में मिलने के लिए बुलवाया। उन दोनों की मुलाकात होने पर नारायण ने यशवर्धन को समझाया कि वो ये काम बंद कर दे। यशवर्धन सिंह, अब तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी
और उन लड़कियों को आज़ाद करना होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ धनराशि भी दे सकता हूँ, उस इमारत की कीमत भी ले लो। यशवर्धन सिंह उठकर खड़ा हो गया। नहीं नारायण जी, मुझे इमारत नहीं बेचनी और ना ही अपना धंधा बंद करना है। आपसे जो बने आप कर लो, मेरा निर्णय अटल है। बात को आगे बढ़ाते हुए वो बोला, वैसे आपकी बेटी का नाम क्या है? बड़ी प्यारी और खूबसूरत है, अब जवान भी तो हो रही है, और वैसे भी आई थी ना उस दिन वो पुरानी इमारत में, संभालिएगा उसे। यशवर्धन सिंह की बातें सुनकर नारायण का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया। वो एक समाज सुधारक थे और लड़ाई झगड़े से कभी भी बात नहीं बनती, बल्कि बिगड़ ही जाती थी, वो जानते हैं। नारायण जी ने सोच समझकर धैर्य से काम लिया और यशवर्धन सिंह से कुछ बोले बिना ही वहां से वो जाने लगे। अपने दिल और दिमाग पर वो बहुत बड़ा बोझ लेकर जा रहे थे। सोच रहे थे कि यशवर्धन सिंह मानेगा या नहीं, उसे कैसे मनाया जाए। अनेक प्रश्न और कठिनाइयां उनके दिमाग में कोलाहल मचा रहे थे। यशवर्धन सिंह से मिलकर घर वापस आने के बाद नारायण बहुत बेचैन थे। अपनी पत्नी को उन्होंने सारी परिस्थिति से अवगत कराया और कोमल का अधिक ख्याल रखने की सलाह दी। मनोरमा भी बेहद डर गई थी। उन्होंने अब कोमल की तरफ और अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। कोमल को उस पुरानी इमारत में जाने से भी मना किया। नादान कोमल बार बार प्रश्न करती रहती, वहाँ क्या है मम्मा, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए? वहाँ तो बहुत सारी दीदी और आंटी रहती हैं। एक दीदी से तो मेरी दोस्ती भी हो गई है और मुझे रोज बुलाती हैं वो। कोमल की बातें सुनकर मनोरमा और अधिक तनाव में आ गई, किंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नासमझ कोमल को वो कैसे समझाए। नारायण लगातार इसी उधेड़बुन में थे कि काश कोई युक्ति मिल जाए और ये मसला हल हो जाए। एक दिन अचानक नारायण के दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई। उन्होंने अपने आदमियों से पता लगाने के लिए कहा कि यशवर्धन सिंह के घर में कौन कौन रहता है और वो घर से बाहर कब जाता है। फिर क्या था, नारायण के आदमियों ने सब पता लगा लिया। उन्होंने उसे बताया, सेठ जी, उनकी केवल एक ही बेटी है, लगभग 21-22 साल की उम्र होगी उसकी, पत्नी है और नौकर चाकर भी घर में दिखाई देते हैं। यशवर्धन सिंह लगभग 11 बजे घर से जाता है और रात में देर से ही घर वापस लौटता है। नारायण ये बात सुनकर खुश हो गए और उन्होंने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही जवाब पाया। दूसरे दिन लगभग दोपहर के 2 बजे नारायण यशवर्धन सिंह के घर गए। नारायण को देखकर नौकर ने उन्हें आदर से नमस्कार किया, क्योंकि वो भी नारायण को जानता था। नारायण ने यूं ही पूछा, यशवर्धन सिंह जी हैं क्या? तुरंत ही यशवर्धन सिंह के नौकर रामू काका ने नाम में जवाब दिया। अच्छा, तो उनकी बिटिया तो होगी ना, उसे बुलाओ। जी सेठ जी, अभी बुला कर लाता हूँ, आप अंदर आकर बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बिटिया को बुलाइए। रामू काका ने अंदर जाकर रागिनी बेटी से कहा कि नारायण जी आए हैं। रागिनी नारायण जी का नाम सुनते ही बेहद खुश हो गई। वो जानती थी कि नारायण जी एक समाज सुधारक हैं और शहर में कई स्कूल और अस्पताल भी उन्होंने बनवाए हैं। विशेष तौर पर लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। वो तुरंत ही बाहर जाने के लिए निकली। नारायण जी बाहर ही रुके हुए थे। गुलाबी रंग की कुर्ती सलवार और दुपट्टे में रागिनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे से सादगी और शालीनता दूर से ही नजर आ रही थी। नारायण के पास जाकर उसने उनके पैर छुए। आइए ना अंकल, आप बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज अंदर आइए। रागिनी के ऐसे संस्कार देखकर नारायण हैरान रह गए और सोचने लगे कि यशवर्धन सिंह की बेटी और इतनी संस्कारी, शायद मां पर गई होगी। रागिनी के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए वो बोल पड़े, नहीं बेटा, जल्दी में हूँ, असल में मैं तुम्हारे पास ही आया था, यशवर्धन सिंह के नहीं। बेटा, मुझे तुमसे कुछ काम है, कुछ बात करनी है। तुम्हारी मदद की मुझे सख्त ज़रूरत है। समाज कल्याण का काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? नारायण जिस तरह से सभी के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते थे, इसीलिए यशवर्धन सिंह की बेटी रागिनी ने तुरंत ही उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, अरे अंकल, कहिए ना, क्या काम है आपको? मैं तो आपको आपके नाम और काम से जानती हूँ। मेरी सभी सहेलियाँ भी आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानती हैं
और सब आपकी बेहद इज्जत करती हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रागिनी। बेटा मुझे जो काम है उसके लिए तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा। बेटा रागिनी वो काम ऐसा है जो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। अंकल कहिए ना, जो भी काम होगा मैं जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि आपके साथ काम करना तो मेरा सौभाग्य होगा। आप जहाँ कहें मैं चलने को तैयार हूँ। बस अंकल आप 2 मिनट का इंतजार कीजिए, मैं अपनी माँ को कहकर आती हूँ। बेटा मेरे विषय में उन्हें कुछ ना बताना, क्योंकि हमें जो करना है वो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं अगली गली में तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम वहीं आ जाना। ठीक है अंकल। नारायण उसके बाद तुरंत ही वहाँ से निकल गए। कुछ ही समय में रागिनी भी उसी जगह पर पहुँच गई जहाँ नारायण ने उसे बुलाया था। अब दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते नारायण उसे उसी गली में ले गए जहाँ पुरानी इमारत वाला घर था। वहाँ जाकर नारायण रुक गए और रागिनी से पूछने लगे, बेटा जानती हो ये क्या है? यहाँ पर कौन रहता है? नहीं अंकल, मैं तो ये नहीं जानती, किंतु ये जरूर जानती हूँ कि कुछ तो गलत है, क्योंकि पिताजी मुझे हमेशा यहाँ से गुजरने के लिए मना करते हैं। बेटा तुमने कभी अपने पापा से पूछा नहीं कि वो क्यों मना करते हैं? नहीं अंकल, बचपन से मना किया है, इसीलिए कभी इस विषय में मैंने सोचा ही नहीं। क्योंकि मेरे साथ तुम इसी गली में भी बिना कुछ पूछे ही आ गई। हाँ अंकल, मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नेक काम करने के लिए ही मुझे बुलाया होगा। फिर आपसे प्रश्न कैसा? मैं आपके लिए, इस समाज के लिए और लड़कियों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। नारायण से उस खंडहर जैसी इमारत का काला सच जानने के बाद रागिनी ने कहा, अंकल फिर हमें क्या करना चाहिए अब इन लड़कियों को बचाने के लिए? बेटा जो काम को चला रहा है मैं तुम्हें उसका नाम बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन मस्तिष्क को शांत रखना होगा। हाँ अंकल, कौन है वो और आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन इतना तो तय है अंकल कि वो चाहे जो भी हो मैं डरूंगी नहीं। हर हालात में मैं आपका साथ दूंगी। इतना कहकर रागिनी उस नाम को सुनने का इंतजार करने लगी। नारायण समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस तरह रागिनी को उसके ही पिता का नाम बताए। तभी अचानक रागिनी ने नारायण से पूछ लिया, बताइए ना अंकल, आप चुप क्यों हैं? ठीक है बेटा, वो इंसान कोई और नहीं, तुम्हारे पिता यशवर्धन सिंह जी हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? ऐसा नहीं हो सकता अंकल, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पापा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ये झूठ है अंकल। मेरे पापा ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो ऐसा काम क्यों करेंगे? रागिनी की आंखों में विश्वास के साथ डर का सैलाब उमड़ रहा था। वो चिंतित हो रही थी। उसे अपने पिता पर अगर विश्वास था तो नारायण के कथन पर शक होना भी मुश्किल सा लग रहा था। तभी नारायण ने उससे कहा, बेटा यही सच है, वो उसके पिता से मिलकर इस विषय में बात कर चुके हैं और यशवर्धन सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया है। रागिनी की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसे नारायण की आंखों में सच्चाई और दर्द दिखाई दे रहा था। फिर भी रागिनी अपने को रोक नहीं पाई और पूछ ही लिया, अंकल क्या ये सचमुच ही सच्चाई है? हाँ बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। बेटा अब हमें मिलकर इस मसले को हल करना है, उन लड़कियों को बचाना है, तुम्हारे पिता को भी इस पाप के दलदल से निकालना है, शहर की और लड़कियों को इस माहौल से दूर रखना है। बस हमें ये सोचना है कि ये कैसे होगा। अंकल आपने कुछ सोचा है क्या? मैं हर हाल में इस काम में आपकी, इस समाज की तथा अपने पिता की मदद करना चाहती हूँ। हाँ बेटा मैं चाहता हूँ, तुम अपने पिता को समझाओ। मेरे समझाने से तो वो नहीं माने, शायद तुम्हारी बात मान जाए। ठीक है अंकल, मुझे सोचने के लिए कल तक का समय दीजिए। रागिनी के सर पर प्यार से हाथ रखकर नारायण ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। आपके पिता गलत राह पर चल रहे हैं और अब एक बेटी का फर्ज है कि अपने भटके पिता को सही राह पर लेकर आए। रागिनी भारी पैरों से चलकर अपने घर की तरफ आ गई। उसके दिमाग में न जाने कितने सवाल आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने पिता से प्यार करे या नफरत। वो शाम होने के पहले अपने घर पहुंच गई।
बुझी बुझी सी रागिनी अपने कमरे में जाकर पलंग पर गिर पड़ी और वो फूट फूट कर रोने लगी। कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था। कुछ देर में उसकी माँ ने उसे खाने पर बुलाया। वो गई जरूर किंतु कुछ खा नहीं पाई। अपनी बेटी को उदास देखकर यशवर्धन सिंह ने चिंतित होते हुए पूछा, बेटा क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या मेरी बच्ची की? चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। रागिनी देख रही थी कि उसे जरा सा उदास देखकर पापा इतने चिंतित हो जाते हैं, फिर दूसरी लड़कियों की तकलीफ उन्हें क्यों दिखाई नहीं देती। उसने कहा, मैं ठीक हूँ पापा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रात को सब अपने अपने कमरे में सो गए। रागिनी रात भर सोचती रही क्या करे। सुबह उठकर रागिनी रोज की तरह चलने के लिए निकल गई, लेकिन हर सुबह की तरह वो वापस नहीं लौटी। कुछ समय बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया, माँ मेरी एक दोस्त मिल गई है, मैं कुछ देर बाद घर आऊँगी। माँ ने कहा, ओके बेटा। रागिनी ने बहुत सोच समझकर एक निर्णय लिया और उसे अपने इस निर्णय में नारायण जी की मदद चाहिए थी। रागिनी ने उन्हें फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। नारायण भी रागिनी से मिलने तुरंत ही आ गए। रागिनी ने उन्हें अपना निर्णय सुनाया। सुनकर नारायण जी हैरान रह गए और उन्होंने उसे मना कर दिया, किंतु रागिनी नहीं मानी। उसने नारायण को समझाते हुए कहा, अंकल इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पापा ऐसे तो नहीं मानेंगे। आखिरकार नारायण को रागिनी की बात माननी ही पड़ी। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब रागिनी ने अपना काम शुरू कर दिया। नारायण जी भी उसका ख्याल रखने के लिए तत्पर थे। दिन ढल गया, शाम होने को आई, लेकिन रागिनी अपने घर नहीं पहुंची। तब रागिनी की माँ ने उसे फ़ोन लगाया, किंतु रागिनी का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। माँ को चिंता हो गई और तब उसने अपने पति यशवर्धन सिंह को फ़ोन लगाकर कहा, रागिनी सुबह से घर से गई है, अभी तक नहीं लौटी। उसका फ़ोन भी बंद है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप जल्दी घर आ जाओ और उसे ढूंढो। यशवर्धन सिंह भी चिंताग्रस्त हो गए। तुरंत अपने नौकरों को बुलाकर इधर उधर भेजा और रागिनी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी रागिनी का कहीं कोई पता नहीं चला। पुरानी इमारत में यशवर्धन सिंह के आदमी हमेशा ही उपस्थित रहते थे। वे रागिनी को नहीं जानते थे। रागिनी ने पुरानी इमारत में जैसे ही प्रवेश करा, वहां उपस्थित यशवर्धन सिंह के आदमी इतनी खूबसूरत लड़की को इस तरह अपने आप ही इमारत में आते देखकर बहुत खुश हो गए। शिकार स्वतः ही जाल में फंसने आ रहा है, उन्होंने उसे अंदर आने दिया। एक आदमी ने उससे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? रागिनी ने उदास होते हुए जवाब दिया, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे थे, मैं उनसे बचते हुए यहाँ तक आई हूँ। मुझे कुछ वक्त छुपने की जगह दे दें। जी जरूर, एक आदमी ने खुश होकर कहा। अब उस आदमी ने तुरंत ही यशवर्धन को फ़ोन लगाया, ये बताने के लिए कि एक लड़की इस तरह से हमारे कब्जे में है। किंतु बेचैन और चिंताग्रस्त यशवर्धन सिंह ने अपने आदमी का फ़ोन नहीं उठाया। वो तो अपनी प्यारी लाडली बेटी को ढूंढने के लिए कई जगह स्वयं ही फ़ोन लगाने में व्यस्त थे। 2-3 बार उसके आदमी ने फ़ोन किया, किंतु यशवर्धन सिंह ने फ़ोन नहीं उठाया। उधर यशवर्धन सिंह अपनी बेटी रागिनी को ढूंढने का भरसक प्रयास कर रहे थे और इधर रागिनी ने उस इमारत के अंदर जाकर सब लड़कियों से बात की। वो हर लड़की से उसके बारे में सब कुछ जानना चाह रही थी। उसने सभी को दिलासा दिलाया कि वो शीघ्र ही उन सभी को यहाँ से निकाल देगी। सभी लड़कियाँ रागिनी से मिलकर बेहद खुश थी। एक आशा की किरण उनके अंदर प्रवेश कर गई थी कि शायद अब वो सभी इस नरक से बाहर निकल जाएंगी। रागिनी ने जानबूझकर वापस इमारत से बाहर निकलने की कोशिश की, किंतु एक आदमी ने उसे रोक लिया। एक ने बदतमीजी से उससे कहा, एक बार जो यहाँ आता है फिर कभी वो यहाँ से वापस नहीं जा पाता। सीधे से अंदर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। रागिनी उन्हें बिना कुछ बोले ही अंदर चली गई। नारायण ने उस रात अपने आदमियों को गली के आसपास तैनात कर रखा था ताकि कोई भी आदमी उस इमारत तक ना पहुँच सके। शाम बीत गई, चांद आ रहा था, लेकिन रागिनी का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। यशवर्धन सिंह ने सोचा अब तो पुलिस में शिकायत दर्ज करानी ही पड़ेगी। परेशानी में यशवर्धन सिंह यहाँ से वहाँ भटक रहा था। इतने में उसके फ़ोन की घंटी बजी। बेचैनी में बिना नंबर देखे ही
यशवर्धन सिंह ने फ़ोन रिसीव कर लिया। उधर से एक आदमी की आवाज़ आई, यशवर्धन जी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही यशवर्धन ने उसे डांट दिया। बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? यशवर्धन फ़ोन काटने ही वाला था कि उसके आदमी का अगला वाक्य सुन के उसके कानों तक पहुंच गया। एक बड़ी खूबसूरत लड़की खुद ही शिकार बनकर यहाँ आई है यशवर्धन जी। यशवर्धन ने फ़ोन काट दिया। कुछ ही पलों के बाद उसके आदमी का यही वाक्य फिर से यशवर्धन सिंह के कानों में गूंजा तो यशवर्धन एकदम से डर गया। उसका शरीर कांप रहा था। वो डरावनी कल्पना की गिरफ्त में आ गया और उसकी काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। उसने तुरंत अपनी जीप निकाली और सीधे पुरानी इमारत की तरफ तेजी से जीप दौड़ाई। जीप की स्पीड की तरफ ध्यान दिए बिना ही वो गाड़ी चला रहा था। गली के पास यशवर्धन की जीप पहुंचे उससे पहले ही नारायण के आदमियों ने उन्हें खबर दे दी। नारायण ने एक सेल फोन रागिनी को दे रखा था। उस फोन पर उन्होंने रागिनी को मैसेज करके बता दिया कि उसके पिता आ रहे हैं। नारायण जी का मैसेज आते ही रागिनी बाहर की तरफ भागी। वो चाहती थी कि उसके पिता जब आए तब उसके आदमी उसको जबरदस्ती पकड़ रहे हों। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। रागिनी के नीचे आते से ही उसके आदमी ने जबरदस्ती रागिनी को पकड़ लिया और उसे अंदर की तरफ खींचने लगे। इतने में यशवर्धन सिंह की गाड़ी वहां पहुंच गई और गाड़ी से उतरकर वो अंदर की तरफ भागे। अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी को उनकी गिरफ्त में देखकर यशवर्धन सिंह ने सीधे पिस्तौल निकालकर अपने आदमी के ऊपर तान दी। उसके ऐसे खतरनाक तेवर देखकर वो आदमी एकदम से डर गया और उन्होंने तुरंत ही रागिनी को छोड़ दिया। हैरान होकर एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ यशवर्धन जी? रागिनी ने डरकर अपने पापा के हाथ को ऊपर की ओर मोड़ दिया और उसी क्षण उसमें से एक गोली हवा का सीना चीरते हुए ऊपर की ओर चली गई। रागिनी ने अपने पिता के हाथों से पिस्तौल छीन ली। यशवर्धन ने अपनी बेटी को सीने से चिपका लिया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर ठंडी सांस ली। यशवर्धन ने अपने आदमी के गाल पर एक एक चाटा रसीद कर दिया। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही रागिनी का हाथ पकड़कर यशवर्धन सिंह ने उससे कहा, चलो बेटा घर चलते हैं। नहीं पापा, मैं अब घर कभी नहीं आऊंगी। क्या बोल रही हो रागिनी? क्या हुआ बेटा तुमको? पापा, मैं यहाँ की लड़कियों से मिली हूँ। जब तक आप उन्हें आज़ाद नहीं करेंगे मैं भी यहाँ पर ही रहूँगी। पापा, आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, फिर आप इन लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ। जानती हूँ पापा, मुझे अंदर सब कुछ मालूम हो गया, लेकिन आप नहीं। दूसरे मर्द तो होते हैं ना। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना भी तो गुनाह है। किसी की बेटी को पाप के दलदल में भेजना भी तो गुनाह है ना पापा। जब आप इस पाप के दलदल को चलाते हैं तो मुझे उसी पाप के दलदल में जाते देखकर आप इतने क्यों विचलित हो गए? यदि मैं आपका हाथ ऊपर ना करती तो आज आप किसी की हत्या कर देते। ऐसा क्यों पापा? दूसरे की बेटियों के लिए आपके दिल में सम्मान क्यों नहीं है? पापा, मैं आप पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपके पापों का प्रायश्चित करूँगी। मैं अब इन सभी किसी न किसी की बेटियों को आज़ाद किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अपनी बेटी की नज़रों में स्वयं को गिरता हुआ देखकर यशवर्धन सिंह रोने लगा। रागिनी बेटा, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम बस घर चलो। मुझे एक मौका दो बेटा, मैं तुम्हें अच्छा पापा और एक नेक इंसान बनकर दिखाऊंगा। नहीं पापा, पहले ये सब ठीक करना होगा आपको, तभी मैं वापस लौटूंगी। इस जगह पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं है बेटा, यशवर्धन ने कहा। पापा, गली के उस तरफ नारायण अंकल का घर है, मैं वहां जा रही हूँ। आपको भी वहां मेरे साथ आना होगा। यशवर्धन तुरंत ही मान गया और वो दोनों नारायण के घर पहुंच गए। रागिनी को देखते ही नारायण ने उसे गले से लगाया। रागिनी ने उनके पैर छुए। नारायण ने उसे आशीर्वाद देते हुए यशवर्धन को बुलाया। यशवर्धन कुछ भी नहीं कह सका, किंतु सब कुछ समझ गया। वो हाथ जोड़कर नारायण के आगे सर झुकाकर खड़ा हो गया। नारायण ने उसे हाथ पकड़कर बिठाया और कहा, सुबह का भूला शाम को घर आए, पापों का प्रायश्चित कर ले तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। चलो हम सब मिलकर इस इमारत को, जो अब तक नर्क थी, उसको अब स्वर्ग बनाते हैं। तीनों ने आपस में सलाह करके दूसरे दिन सुबह ही एक बड़ा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था महिला गृह उद्योग। यशवर्धन, रागिनी और नारायण ने मिलकर
उस पुरानी इमारत को नई इमारत में, एक कुटीर उद्योग कारखाने में तब्दील कर दिया। वहां पर छोटे छोटे कई कमरे बनवा दिए और हर कमरे में कुछ न कुछ काम, जैसे सिलाई, बुनाई, पापड़, अचार आदि कई तरह के लघु उद्योग शुरू करवा दिए। वहां की सभी लड़कियों ने कुछ न कुछ काम सीख लिया। इस तरह एक असंभव, जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो संभव कर दिखाया। अब रागिनी भी अपने पिता के साथ अपने घर चली गई और हर रोज वहां आकर सभी को कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाकर जाती थी। वो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। नारायण जी के साथ भी उसके पारिवारिक संबंध बन गए थे। अब समाज सुधारक के रूप में नारायण अकेले नहीं थे। रागिनी और यशवर्धन सिंह भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। उस इमारत में काम करने वाली लड़कियां अब बहुत खुश थीं। इसके बाद वो आपस में बात कर रही थी कि काश हमारे देश की ऐसी लड़कियों को भी कोई नारायण और रागिनी जैसे फरिश्ते मिल जाएं, तो न जाने कितनी ही लड़कियां अपनी जिंदगी संवार ले। अब तो कोमल के ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं थी। वो भी जब मन करे वहां आती जाती रहती थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।